हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाला है। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, लॉ रिसर्चर हैं, जुडिशरी एस्पायरेंट्स हैं और आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही हमने ऐसा चुना है। फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। एजेंट्स आते होंगे, कंपनीज आती होगी और आपको बताती होगी कि इंश्योरेंस का ये बेनिफिट है, आप इंश्योरेंस ले लो। लेकिन कभी इंश्योरेंस का क्लेम लेने का मौका आपके सामने आया है? अगर आपके सामने आया होगा या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के सामने आया होगा, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इंश्योरेंस का क्लेम लेना, इंश्योरेंस करना जितना ही आसान होता है, उसका क्लेम लेना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना है तो कंपनीज तमाम तरह के बहाने बनाती हैं ताकि उनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देना पड़े। कई बार मामले कोर्ट्स में जाते हैं, तो कोर्ट का एक डिसीजन होता है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा दमदार डिसीजन आया है, दमदार जजमेंट आया है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी का क्लेम देने से मना कर ही नहीं सकती है। तो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स उसका डिस्कस करेंगे। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल इसलिए है कि अगर कभी आपके जीवन में ऐसी ज़रूरत आए इंश्योरेंस के क्लेम लेने का, या फिर किसी के भी जीवन में ऐसा आता है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉयर्स हैं तो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे केसेज आते रहते हैं। अगर लॉ रिसर्चर हैं तो इंश्योरेंस लॉज में आप इस जजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, लॉ स्टूडेंट्स हैं तो भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे इस वीडियो में है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफ़ी कमाल का वीडियो है। इसको लास्ट में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ का वैल्यू एडिशन आपके जीवन में हुआ है, आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कशन करेंगे नेम ऑफ द केस की, उसके बाद किस बेंच में केस ये प्लेस हुआ था, कौन कौन से जजेस थे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केसेस की बात करेंगे और आर्गुमेंट्स बात करेंगे कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स क्या हुए, इंश्योरेंस कंपनीज के और ये जो अपीलेंट है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसका आर्गुमेंट क्या हुआ। कुछ केसेस की बात करेंगे जिस पे रिलाई किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द केस का। तो नेम ऑफ द केस आपको याद इसलिए रखना है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी एस्पायरेंट्स हैं या फिर लॉयर्स हैं, तो आपको केस का नाम भी याद रहना चाहिए ताकि आप इसका जगह जगह पे यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, केस का नाम है अशोक कुमार वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अशोक कुमार वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जजेस थे, जजेस का बेंच है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे.के. माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के. विश्वनाथन, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे फ्रेंड्स फैक्ट ऑफ द केस पे। फैक्ट ऑफ द केस क्या है फ्रेंड्स कि एक अपीलेंट जो है इस केस का, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसने अपील किया है, वो एक ट्रक का ऑनर है, उसके पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी था, ठीक है। ट्रक का इंश्योरेंस पॉलिसी था और जो डेट ऑफ ऑकरेंस है उस दिन इसके ड्राइवर को कहीं स्टोन डस्ट को अनलोड करना था, मतलब डिलीवरी करनी थी। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को पार्क करता है और जो उसकी चाबी है, चालू कंडीशन में पार्क करता है, उसकी चाबी है उसी की होल में छोड़ के और एड्रेस पूछने उतर जाता है, ठीक है। ट्रक से उतरता है कि किसी से ये एड्रेस पूछ लें जहां हमको डिलीवर करना है, और इंक्वायरी जब कर रहा होता है एड्रेस का, तभी ट्रक चोरी हो जाता है। एफआईआर लॉज होता है और उसके बाद एफआईआर लॉज होने का 6 दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इस घटना की इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि इंश्योरेंस का क्लेम लिया जा सके, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने से मना कर देती है। तो क्लेम देने से मना कर देती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 2 रीज़न होता है क्लेम देने से मना करने का। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखते रहना, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से कंपनी क्या कर रही है। फिर कंपनी के बाद जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में मामला जाता है वहाँ क्या होता है, स्टेट कंज्यूमर फोरम में क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में क्या होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो 2 रीज़न होता है इसका कंपनी का। सबसे पहला रीज़न है कि डिलेड इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इनका कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन चोरी हुई, उस दिन हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, 6 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पहला इनका ग्राउंड है
इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करने का। आप देखते रहना किस तरह से कंपनी बहाने निकालती है कि किस तरह से हमको क्लेम नहीं देना है, इस क्लेम को रिजेक्ट करना है। दूसरा है कि केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर। ये तो केस के फैक्ट से ही पता चल रहा है कि ड्राइवर चाबी उसी ट्रक में छोड़ के और नीचे उतर गया था और लोग जो ट्रक की चोरी करने वाले हैं वो चोरी करके ले गए। तो ड्राइवर का केयरलेसनेस है। ये 2 ग्राउंड्स बताया कंपनी ने ये रिजेक्ट करने के पीछे। ठीक है, इसके बाद जब ये होता है, कंपनी का जो ग्राउंड होता है, कंपनी ने रिजेक्ट किया, उसके बाद अपीलेंट जाता है कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बोला जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ये जो अपीलेंट है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसके फेवर में ऑर्डर दिया और बोला कि कंपनी को कि 75% इसका क्लेम का मनी अभी रिलीज करो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीव्ड कौन हो गया? एग्रीव्ड कंपनी हो गई। कंपनी चल जाती है कहाँ पे? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। अब स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में भी 2 ही मुद्दों पे डिस्कशन होता है। 2 मुद्दों पे डिस्कशन होता है, जो कि हम पहले जो उसका कंपनी का अपना क्लेम है, ठीक है, अपना जो ग्राउंड है, उसी 2 मुद्दे पर डिस्कशन करती है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में भी ये जो अपीलेंट है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसके फेवर में ऑर्डर आता है। यहाँ तक उसके फेवर में ऑर्डर आता जा रहा है। उसके बाद कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सब कुछ करते हुए ये कंपनी के फेवर में ऑर्डर आ जाता है, ये देखते हुए कि जो इसमें एक फैक्ट बाद में आता है कि जो अपीलेंट है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसके वकील ने इसका एक कंप्लेंट वापस पहले ले लिया था। पहले एक कंप्लेंट फाइल किया गया था कंज्यूमर फोरम में, उसको वापस ले लिया गया था। इस ग्राउंड पे ये आते हैं यहाँ पे, तो इसी ग्राउंड पे ये जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वो इसको जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके फेवर में अपना निर्णय ना दे के ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके फेवर में निर्णय दे देती है। फाइनली जो एग्रीव होके जो प्रेजेंट अपीलेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा केस असली शुरू होता है कि हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ठीक है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की ही बात कर रहे थे, अभी तक फैक्ट्स चल रहे थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आर्गूमेंट होता है और क्या कैसे होता है ये देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का बस 2 ही पॉइंट यहाँ भी होता है। पॉइंट ये होता है कि जो इंश्योरेंस का कंडीशन नंबर 1 है, इसको वायलेट किया गया है। अब कंडीशन नंबर 1 जो वायलेट किया गया है, उसका मतलब है कि देयर इज डिले इन इंटीमेशन ऑफ थेफ्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब कंडीशन नंबर 1 कहता है कि जैसे ही कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, उसका इंटीमेशन कंपनी को देना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चोरी हो रही है ट्रक की, और चोरी होने के बाद 6 दिन बाद कंपनी को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो कंपनी का ये कहना है कि हमारा कंडीशन नंबर 1 वायलेट हो गया। फिर कंपनी कहती है कि हमारा कंडीशन नंबर 5 भी वायलेट हुआ है। यहाँ पे कंडीशन नंबर 5 क्या कहता है कि ड्राइवर ऑफ द व्हीकल डिड नॉट टेक प्रॉपर एंड रीजनेबल केयर टू सेफगार्ड द व्हीकल इंश्योर्ड फ्रॉम लॉस एंड डैमेज। इनका कहना था कि कंडीशन नंबर 5 इसलिए वायलेट हुआ है कि ड्राइवर जो था व्हीकल का, गाड़ी का, वो प्रॉपर और रीजनेबल केयर नहीं रखा अपने ट्रक को बचाने का। ये हो गया कंपनी का आर्गुमेंट। जब कंपनी का आर्गुमेंट हो गया तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चंस आ गए। कंपनी के जो 2 पॉइंट्स थे, जो ग्राउंड्स थे, जो आर्गुमेंट थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट्स बन के आए, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चंस बन के आए कि इन क्वेश्चंस का सुप्रीम कोर्ट को आंसर देना है। इन क्वेश्चंस का आंसर अगर कंपनी के फेवर में दे दिया जाता तो अपीलेंट जो था केस हार जाता, कंपनी केस जीत जाती। अगर अपीलेंट के फेवर में दे दिया जाता है तो कंपनी केस लूज कर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर द डिले ऑफ 6 days इन इंटीमेशन द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट द थेफ्ट केस कम्स विद इन द परव्यू ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन नंबर 1। क्या 6 दिन का जो डिले है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देने में, इंटीमेट करने में,
चोरी के केस का, क्या ये कंडीशन नंबर 1 का रियली ब्रीच है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वेदर ऑन फैक्ट्स देयर वाज ब्रीच ऑफ कंडीशन नंबर 5 ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टू जस्टिफाई द रिजेक्शन ऑफ द क्लेम इन टोटू। क्या जो ब्रीच ऑफ कंडीशन नंबर 5 है, क्या ये जस्टिफिकेशन है इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम के रिजेक्शन के लिए? क्या इस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है? ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के आंसर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि कंडीशन नंबर 1 अप्लाइज टू एक्सीडेंट केसेस, ठीक है, नॉट ऑन थेफ्ट केसेस। पहला आंसर कि कंडीशन नंबर 1 जो है कि कंपनी को तुरंत इंटीमेट किया जाए, ये अप्लाई होता है एक्सीडेंटल केसेस में, नॉट ऑन थेफ्ट केसेस। चोरी के केसेस में ये नहीं अप्लाई होता है। चोरी के केसेस में क्या होता है कि इंटीमेशन ऑफ थेफ्ट वाज गिवन टू पुलिस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी। बिल्कुल सही है, जो भी अपीलेंट ने किया सही किया, क्योंकि चोरी के केसेस में हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पुलिस थाने में जाते हैं, FIR करते हैं, उसके बाद पुलिस सर्च करती है व्हीकल को और खोजने की कोशिश करती है और खोज लेती है, तो हम इंश्योरेंस लेने तो जाएंगे भी नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम लेने। इंश्योरेंस का क्लेम लेने तो तब जाएंगे हमारा जब ट्रक खोजा नहीं जा पाएगा। तो पुलिस 6 दिन लगाई, 6 दिन में उसको नहीं मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट किया गया कि भैया हमारा क्लेम आप दे दो। तो पहला कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंडीशन नंबर 1 वायलेट नहीं हुआ है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस का जिक्र किया, 2 केसेस पर रिलाई किया। एक केस है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज नितिन खंडेलवाल, ये 2008 का केस है, और अमलेंदु साहू वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 का केस है। ठीक है, और इसमें कहा गया है, ये दूसरे केस का आंसर है, इवन इफ देयर वाज ब्रीच ऑफ दैट क्लॉज द क्लेम कुड नॉट हैव बीन रिपुडिएटेड इनटू टू। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दूसरा जो हमारा आंसर है, दूसरा जो क्वेश्चन है, उसमें अगर उस क्लॉज का वायलेशन हुआ भी है, ब्रीच हुआ भी है, तो ये ग्राउंड नहीं बनता है कि क्लेम को आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, केयरलेसनेस का ग्राउंड। अब यहाँ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केयरलेसनेस इज नॉट द फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड दिस एक्ट वाज नॉट द इन्विटेशन टू स्टील द व्हीकल। अब ये जो केयरलेसनेस जो बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जब गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से उतरता है कोई एड्रेस पूछने के लिए, तो गाड़ी चालू कंडीशन में ही रखता है, बंद नहीं करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसने किसी को इनवाइट किया कि आओ और मेरी गाड़ी चुरा के ले जाओ। ये कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस का जो अपीलेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा। तो जो ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का ऑर्डर है, इसको सेट असाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब कि जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जो ऑर्डर है वो इन्फोर्स्ड होगा। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, जो इंश्योरेंस इसका बनता है अपीलेंट का वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जजमेंट पूरा कंप्लीट है और इस जजमेंट का फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जो इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसका मतलब कि पूरा आम जनमानस को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर वीडियो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जिसको इसकी ज़रूरत हो, आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है, आप उसके पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।